हेलो एवरीवन। आईक्यू सेटर में आपका स्वागत है। चलिए आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़, यानी कि नोबेल पुरस्कार। हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं कि अभी जल्द ही नोबेल प्राइज़ का जो 2022 का वर्जन है उसके लिए सभी को प्राइज़ मिला है। उसमें कई सारे फील्ड होते हैं, कई सारे लोग जो किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। जैसे 6 क्षेत्र उसके लिए डिसाइड किए गए हैं, यानी 6 सेक्टर डिसाइड किए गए हैं जिसमें सभी को नोबेल प्राइज़ मिलता है। जो समाज के लिए सबसे अच्छा कार्य करते हैं इन 6 सेक्टरों में, यानी 6 क्षेत्रों में, उनको नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता है। तो चलिए नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा ब्रीफ समरी लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ है क्या? और ये कब शुरू किया गया था? और इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री भी जानेंगे कि हाँ, नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई? तो अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें, 6 सेक्टर में दिया जाता है। सबसे पहले होता है भौतिकी। भौतिकी की बात करें तो ये होता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में जो सबसे अच्छा कार्य करता है, जैसे कि उसमें उत्कृष्ट भूमिका निभाता है, बहुत अच्छा साइंटिफिक तरीके से वो कोई खोज करता है जो हमारे मानव जाति के लिए बहुत ही लाभदायक हो, तो उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है भौतिकी क्षेत्र में, यानी फिज़िक्स क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा है रसायन, यानी कि केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री क्षेत्र के लिए भी इसी तरीके से जाता है जो मानव जाति के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किया गया हो, यानी बहुत अच्छा कार्य किया गया हो। तीसरे की बात करें तो वो है मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के लिए या फिर मेडिसिन के लिए। चिकित्सा या मेडिसिन, ये 3 क्षेत्र हो गए जिसमें कि उत्कृष्ट कार्य करते हैं जो, यानी कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं और ह्यूमन वेल बीइंग के लिए कार्य करते हैं, उन्हें हम ये प्राइज़ देते हैं, ठीक है? उसके बाद 4th है लिटरेचर के लिए, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करता है, यानी कि जो बहुत अच्छा कार्य करता है, उसे हम देते हैं नोबेल प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है? उसके बाद आता है पीस, यानी शांति के लिए। शांति के लिए प्राइज़ दिया जाता है कि जैसे कि को कहीं पे वार चल रहा हो या फिर कोई मतलब ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे अशांति फैली हुई हो, उसके लिए जो अच्छा कार्य करते हैं या फिर किसी भी जगह पे सुधार का कार्य करते हैं किसी समाज में, तो उसके लिए शांति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है? तो ये 5 क्षेत्र हो गए। उसके बाद अगर 5 क्षेत्र के बाद बात करें, ये सारी चीज़ें एक साथ थीं। उसके बाद लास्ट में एक और सेक्टर जोड़ा गया, इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस या इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं। ये होता है आर्थिकी। आर्थिक क्षेत्र में सोचिए, आर्थिक क्षेत्र। जो आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि जो इकोनॉमिक लेवल पे किसी देश के लिए अच्छा काम काम करते हैं या फिर किसी किसी देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए जो अच्छा काम करते हैं, उन किसी एक सिद्धांत को लागू करते हैं या फिर किसी सिद्धांत को बताते हैं, जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था या फिर पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के तौर पे कुछ एक अच्छा कार्य होता है, तो उसे इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। इन सबको दिया जाता इन सब की शुरुआत हुई थी 1901 में। 1901 से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी देने की। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स के लिए है, ये दिया जाने लगा है 1968 से। 1968 में इसलिए क्योंकि एक स्वेरिजेज रिक्स बैंक एक है, उसका जो 300वां वर्षगांठ था, उसके अवसर पे इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया गया। जो कि इकोनॉमिक के लेवल पे किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी विश्व में किसी भी कार्य के लिए किसी पर्सन को या फिर किसी भी फैकल्टी को दिया जाता है, ठीक है? तो ये नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 1968 से हुई। सबसे पहला प्राइज़ इसके लिए दिया गया 1969 में, ठीक है? तो कुल मिला के ये 6 सेक्टर हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और 1901 से इन सब के लिए दिया गया था, लेकिन 1968 से इकोनॉमिक्स सेक्टर के लिए दिया जाने लगा, ठीक है? तो टोटल हो गए आपके 6 सेक्टर। नोबेल प्राइज़ की माने तो ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल, आप नाम सुने होंगे, अल्फ्रेड नोबेल। ये एक हमारे इन्वेंटर थे, यानी कि एक खोजकर्ता थे, जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। तो डायनामाइट का खोज किया इन्होंने, उसके बाद ये नोबेल प्राइज़ पे कहाँ से आ गया, यानी समाज सेवी कैसे हो गए? इन्होंने किस तरीके से, मतलब डायनामाइट तो एक विस्फोटक के तौर पे कार्य करता है, उसके बाद नोबेल प्राइज़ एक समाज में जो भी अच्छा कार्य करते हैं, उनके लिए दिया जाता है, यानी कि समाज सेवी के तौर पे इन्होंने एक कार्य किया। तो ये कहाँ से ये सारी चीज़ें हुई और किस तरीके से ये इतिहास में नोबेल प्राइज़ का शुरुआत हुआ? तो चलिए आइए उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं ब्रीफ में, ठीक है? तो इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले। अगर अगर अल्फ्रेड नोबेल के जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में, स्वीडन में। स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पिता और माता और ये आ गए थे रसिया में। रूस में इनके माता-पिता और ये आ गए थे। यहाँ पे इनके पिता पहाड़ काटकर, यानी कि माउंटेन को कट करके जो पत्थर होते थे उनसे ब्रिज बनाने का कार्य करते थे। यानी जो माउंटेन का पत्थर होता था उससे ब्रिज बनाने का काम करते थे। तो ये काम यहाँ पे रसिया में ये करते थे।
तो उससे उनकी आमदनी या फिर जो भी रुपए पैसे थे, उससे उनका घर चलता था और यहाँ पे इनका जीवन व्यतीत होता था। तो रसिया में जब क्रीमिया वार का दौर आया, तो उसके बाद इनके पिता को एक अच्छा खासा अमाउंट दिया जाने लगा उसको बनाने के लिए, जो गन पाउडर होता है, उसको बनाने के लिए। जिसका उपयोग जो सरकार थी, जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वो विस्फोटक के तौर पे करती थी। उसमें जो गन पाउडर होता है, वो विस्फोटक के तौर पे कार्य करता था। उसके लिए गन पाउडर यूज़ होता था, तो उसको बनाने के लिए इनके फादर को गन पाउडर के लिए गन पाउडर बनाने के लिए हायर किया गया। यानी कि गन पाउडर आपको बनाना है हमारे सरकार के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, ठीक है? तो ये गन पाउडर बनाने लगे जिससे कि इन ये बहुत रिच हो गए। तो रिच हो गए क्योंकि क्रीमिया वार चल रहा था, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे थे इनको गन पाउडर बनाने के। तो उन्होंने गन पाउडर बनाना शुरू किया और अपना एक बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लिया गन पाउडर के रूप में, यानी कि जो विस्फोटक के लिए जो एसेंशियल आइटम होता है, उसके लिए गन पाउडर का यूज़ करते हैं। तो उसको बनाने के लिए इनको हायर किया गया और बहुत ज़्यादा इनके पास रुपए हो गए, यानी बहुत रिच हो गए। उसके बाद क्रीमिया वार जब खत्म हुआ, क्रीमिया वार जब खत्म हुआ, मैं क्रीमिया वार के बारे में डिटेल में नहीं बताऊँगा, मैं बस आपको ब्रीफ समरी दे रहा हूँ कि क्या हुआ था, कि जिसके वजह से ये सब शुरुआत हुई नोबेल प्राइज़ की। तो जब क्रीमिया वार खत्म हुआ, तो इनका जो गन पाउडर का जो ये था, गन पाउडर का जो बिज़नेस था, वो कम हो गया। उसके बाद ये वापस स्वीडन में आ गए, ठीक है? ये पूरी फैमिली के साथ स्वीडन में फिर से आ गए। तो यहाँ पे जब अल्फ्रेड नोबेल बड़े होने लगे थे, तो उसके बाद इनके पढ़ाई के लिए इनके पापा ने टीचर्स को घर पे ही बुलाना शुरू कर दिया, जिसके द्वारा उन्होंने कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज कर ली और वहीं से इनके केमिस्ट्री के लिए और बाकी फिज़िक्स के लिए भी इनका सब्जेक्ट पे पकड़ मज़बूत हो गई। उसके बाद जब ये बड़े हुए, तो जब इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली जब, तो अगर पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ देखते हैं कि हाँ, आगे हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या जॉब कर सकते हैं। तो उनका फ़ेवरेट सब्जेक्ट था जैसे कि कुछ इन्वेंशन करना या फिर इन सब चीज़ों में बहुत रुचि रहती थी, कुछ ना कुछ देखा करते थे। तो ये पेरिस गए, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पेरिस गए, उसके बाद वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई एस्कोनियो सबरेरो से मुलाकात हुई, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन जो कि नाइट्रोग्लिसरीन के खोजकर्ता थे। तो जो एस्कोनियो सुब्रेरो थे, वो नाइट्रोग्लिसरीन का खोज किया था। लेकिन हुआ ये था कि जब ये इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की, तो इसको ये अच्छे तरीके से यूज़ करना नहीं जानते थे। क्योंकि ये जो गन पाउडर है, उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था विस्फोटक के मामले में। लेकिन इसको कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाने में ये बहुत ही हानिकारक होता था, ब्लास्ट हो जाता था इसमें। तो इसको ये सुरक्षित तरीके से यूज़ करने के लिए इनको ये नहीं पता था कि किस तरीके से इसको सुरक्षित मात्रा में और सुरक्षित तरीके से यूज़ किया जाए कि ब्लास्ट भी ना हो और सही मात्रा में यूज़ भी कर सकें। एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। तो उसके लिए ये जब इनको पता चला अल्फ्रेड नोबेल को, तो इन्होंने कहा कि मुझे इसका एक सैंपल चाहिए। तो ये सैंपल उसका एक लेके अपने घर पे ले आए और ये अपने भाई और फादर के साथ भाई और फादर के साथ ये खोज करने लगे, यानी ये रिसर्च करने लगे कि किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं दैनिक जीवन में या फिर और अच्छे तरीके से, कि जिससे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, इसको किसी दूसरी चीज़ में ढाला जा सके, इस तरीके से यूज़ किया जा सके। क्योंकि ये इसका माँग और अच्छे तरीके से देशों में हो सकता था और ये और अच्छा कार्य कर सकते थे वेल-बीइंग के लिए। तो इन्होंने इस पे कार्य शुरू किया और भाई के साथ अपने लग गए काम करने के लिए। तो जब ये इन्होंने, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन बहुत ही विस्फोटक पदार्थ था, तो जब ये खोज कर रहे थे या फिर ये रिसर्च कर रहे थे, तो इन यहाँ पे विस्फोट हो गया। जिसमें इनके भाई की मृत्यु हो गई। 3 सितंबर 1864 में विस्फोट हुआ और इनके भाई की मृत्यु हो गई इसी खोज के चलते। तो वहाँ की सरकार ने इनके परीक्षण पे रोक लगा दी। बहुत हानिकारक इतना विस्फोटक है जिससे कि किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो आपको खोज ये घर पे नहीं करना या फिर आपको इस एरिया में नहीं करना जिसमें लोग रहते हों। तो ये उसके बाद ये बहुत ही दुखी हुए, लेकिन फिर भी इनका जुनून नहीं मिटा। इन्होंने तय कर लिया था कि मुझे ये खोज करके रहनी है। जब आप कोई विश्वास ठान लेते हैं कि हाँ, मुझे ये करना ही करना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो आप एकदम पूरा मेहनत के साथ अगर लगाएँगे, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो इन्होंने भी वही कार्य किया कि इन्होंने जुनून के साथ अपना एक बाहर एक प्रयोगशाला स्थापित की, यानी लैब एक एस्टेब्लिश किया। उसमें ये खोज करने लगे इस पे कि नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे सुरक्षित तरीके से यूज़ किया जा सकता है, यानी सेफली कैसे यूज़ किया जा सकता है, कि विस्फोट भी ना हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो जब ये बाहर खोज कर रहे थे, तो कई सालों की मेहनत के बाद, कई काफ़ी सारे साल लगे, यानी कि कई सारे साल लग गए। उसके बाद इन्होंने खोज निकाला कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन में अगर सिलिका की मात्रा सही तरीके से अगर ऐड की जाए, तो ये पेस्ट बन जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का पेस्ट बन जाता है। तो अगर हम सिलिका को मिला दें नाइट्रोग्लिसरीन में, तो इसका पेस्ट बन सकता है और उसको किसी भी तरीके से, किसी भी संरचना में ढाला जा सकता है। कोई भी स्ट्रक्चर प्रदान किया जा सकता है। तो इन्होंने ये चीज़ पता की और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सुरक्षित कर दिया और इसका पेटेंट इन्होंने डायनामाइट नेम से इसका पेटेंट किया और इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए सभी के सामने प्रदर्शित किया। और जब इन्होंने डायनामाइट का पेटेंट करवा लिया, उसके बाद इन्होंने विस्फोटक के लिए 20 देशों में
अपना शाखाएँ खोली। विस्फोटक के तौर पे डायनामाइट के लिए इन्होंने कई देशों में 20 लगभग 20 देशों में एप्रोक्सिमेट, अगर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन एप्रॉक्स 20 थे, अगर मैक्स टू मैक्स माने, तो वहाँ पे इन्होंने विस्फोटक के लिए कारखाना खोला और वहाँ से इनकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये काफ़ी अमीर हो गए और इनका ये मोटिव था कि हम किस तरीके से मानव कार्य को और सुलभ बना सकते हैं। जैसे कि इनके पापा पहाड़ काट के इसको पुल बनाने का कार्य करते थे, बहुत टाइम लगता था। तो जब ये डायनामाइट का आविष्कार हुआ, उसके बाद इसको पहाड़ काट के रास्ते बनाने के लिए और भी कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे कि इसकी माँग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगी। लेकिन हुआ ये कि जिस तरीके से इसका काम सकारात्मक कार्यों के लिए हो रहा था, यानी पॉज़िटिव चीज़ों के लिए हो रहा था, उसी तरीके से वार में भी हो रहा था ज़्यादा मात्रा में इसका काम, डायनामाइट का, यानी कि मारने के लिए लोगों को, और एक देशों से दूसरे देशों की जब लड़ाई होती थी, तो इसका कार्य विस्फोटक के तौर पे किया जाने लगा, यानी कि ब्लास्ट करने के लिए किया जाने लगा, लोगों को मारे जाने लगा। तो जिन लोगों के परिवार में लोगों की मृत्यु हुई, तो इस खोज के लिए इनको दोषी माना गया कि आपने ऐसा खोज कर दिया है कि जिससे भारी मात्रा में लोग मर रहे हैं। तो सारी फैमिली वालों ने इनको मौत का मसीहा यानी मौत का सौदागर कहा जाने लगा, कि आप मौत के व्यापारी हैं। तो इनको बहुत बुरा लगा कि बताओ यार, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी, अपने पूरे खोज को इन जनता के नाम कर दिया, यानी कि मैं सकारात्मक तौर पे इसकी खोज कर रहा था। और जब मैं ज़िंदगी के अपने लास्ट पड़ाव में आया हूँ, यानी मरने की स्थिति में आया हूँ, बूढ़े हो चुके थे वो, तब मुझे मौत का सौदागर नाम से पुकारा जा रहा है। तो कोई भी ऐसा नहीं मरना चाहेगा, कोई भी साइंटिस्ट जो इतना अच्छा कार्य किया हो, ऐसा नहीं मरना चाहेगा। तो उन्होंने उसी टाइम पे अपना फ़ोकस किया कि मैं किस तरीके से लोगों को अच्छे कार्यों के लिए मैं काम करूँगा अब। तो इन्होंने उस ऐज में, अपने बूढ़े ऐज में, इन्होंने शुरू किया लोगों के अच्छे कार्य के लिए, जैसे हॉस्पिटल कुछ ओपन करवाए। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो जब मेरी डेथ होगी, तो मेरी सारी वसीयत, जो भी देश के लिए या फिर विश्व के लिए अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे विषयों पे कार्य करेंगे, उनको मेरा सारा धन दिया जाएगा, यानी एक पुरस्कार के तौर पे मेरा सारा धन दिया जाएगा। तो हर साल नोबेल प्राइज़ के तौर पे इनकी ही वसीयत के अनुसार लोगों को प्राइज़ दिया जाता है, जो देश में या फिर विश्व में किसी वेल बीइंग के लिए अच्छा, मतलब कि अच्छा कार्य करते हैं मानव के लिए। जैसे कि आपका हुआ, जैसे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक तरीके से, भौतिक तरीके से, रसायन तरीके से, चिकित्सा के तौर पे, साहित्य के तौर पे, जो भी अच्छा कार्य करते हैं, उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये अपने विश्व में सबसे बड़ा प्राइज़ है, जो मानव के अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। और इसके बाद, इस मुहिम के बाद, इनको मौत का सौदागर नहीं, एक अच्छा वैज्ञानिक और एक बहुत बड़ा समाज सेवी के तौर पे इनको देखा जाने लगा। इनका जो ये मौत का सौदागर टाइटल था, ये पूरी तरीके से हट गया और इनको एक खोजकर्ता, एक महान खोजकर्ता के नाम पे इनको जाना जाने लगा, और अच्छा समाज सेवी, क्योंकि नोबेल प्राइज़ का आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा महत्व है। तो ऐसे हुआ अल्फ्रेड नोबेल द्वारा नोबेल प्राइज़ का जन्म, और हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए 2022 के नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं। और आपको कुछ सीखने का, अगर इससे सीखना चाहें, तो आप ये जान सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को मन से करें, लगन से करें, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर कभी हमारे साथ कुछ बुरा हो, तो हम उसको अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करें, वो भी इन्होंने हमें सिखाया। तो चलिए आगे चलते हैं, 2022 के नोबेल प्राइज़ के बारे में जानते हैं, कौन जीता और किस तरीके से। नोबेल पुरस्कार 5 भिन्न पुरस्कार हैं, जो अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार उन लोगों को दिए जाते हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया था। यानी 1895 की वसीयत जो थी, वो 1895 में बनी थी। उसके अनुसार जो भी लोग अच्छा कार्य करते हैं पिछले वर्ष में मानव जाति के लिए, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश रसायन इंजीनियर और उद्योगपति थे, क्योंकि डायनामाइट का आविष्कार किया, तो उद्योगपति भी हुए, इंजीनियर भी थे और रसायनज्ञ भी थे, ये केमिस्ट भी थे, ठीक है? नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे, अभी मैंने आपको बताया था। तो नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत हुई, वो 1901 में हुई, ठीक है? ये नोबेल पुरस्कार भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति में, यानी कि नोबेल प्राइज़ आर अवॉर्डेड इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इसके बाद जो 1968 में ऐड किया गया था, 1968 में ऐड किया गया था, यानी 1968 में इकोनॉमिक्स के लिए ऐड किया गया था, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, तो नॉर्वे में पीस प्राइज़ होता है। पीस प्राइज़ दिया जाता है सिर्फ़ नॉर्वे में। इकलौता पुरस्कार है जो नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ओस्लो। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है बाकी सारे प्राइज़ जो बचे होते हैं, ठीक है? बाकी सारे प्राइज़ को दिया जाता है स्वीडन में, और नॉर्वे में दिया जाता है पीस प्राइज़। आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं आगे, कि नोबेल प्राइज़ का जो फिज़िक्स का है, यानी भौतिक के लिए किसको-किसको अवार्ड मिला। तो सबसे पहले एलियन एस्पेक्ट हैं, और दूसरे हैं जॉन एफ क्लोज़र, और तीसरे हैं एंटोन ज़िलिंगर। ज़िलिंजर भी कहते हैं, ज़िलिंगर भी कहते हैं, प्रोनंसिएशन अपनी-अपनी जगह पे अलग-अलग तरीके से होता है। तो एलन एस्पेक्ट को दिया गया, जॉन एफ क्लोज़र को दिया गया और एंटोन ज़िलिंजर को दिया गया। इनको किस लिए दिया गया? इसको आप मान सकते हैं क्वांटम फिज़िक्स, जो ये क्वांटम साइंस है, उसके लिए इनको दिया गया था। इसमें और डिटेल में इन्होंने बताया कि क्वांटम फिज़िक्स का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर मैं इसको याद करने की ट्रिक बताऊँ, मैंने एक ट्रिक भी तैयार की है, जिससे कि आप इसको याद रख सकते हैं। एंटीना एलियंस के क्लोज़ आ गया। एंटीना एलियंस के क्लोज़ आ गया। एंटीना जो था एलियंस का, वो क्लोज़ आ गया है। तो एंटोन ज़िलिंजर हो गए एंटीना से, एलियंस से हो गए एलियन एस्पेक्ट, और क्लोज़ से हो गए क्लोज़र। तो ये क्लोज़र हो गया, ये एलियन हो गया,
और ये हो गया एंटीना। एंटीना से आप रख सकते हैं एंटोन जिलेंजर, और एलियन से याद कर सकते हैं एलन एस्पेक्ट, और क्लोज से याद रख सकते हैं जॉन एफ क्लोजर। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी भी हो। जब हम लोग कोई ट्रिक के साथ याद करते हैं, नमूने टेक्निक के साथ याद करते हैं, तो हमें चीजें अच्छे से याद होती हैं, ज्यादा लंबे समय तक याद होती हैं। तो मैंने ये तैयार किया, अगर आपको और आसान लग रही हो ट्रिक कोई, तो आप भी अपने तरीके से बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिजिक्स का अवार्ड। उसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री में किसको अवार्ड मिला। कैरोलिन आर बर्टोजी को मिला, मॉर्टन मेल्डॉल को मिला, और के बैरी शार्पलेस को मिला। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। तो चलिए इनको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। बटर रोज खाकर बैरी शार्प हो गया। बटर को रोज खाता था बैरी, जो बैरी एक लड़का है वो बटर रोज खाता है, जिससे उसका माइंड शार्प हो गया। ठीक है, जो बटर बटर रोज खाकर बैरी शार्प हो गया, उसे केमिस्ट्री में सही क्लिक से मेडल मिला। जो केमिस्ट्री में दिया गया है जिस चीज के लिए, वो है राइट क्लिक के लिए, मतलब क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है अवार्ड। क्लिक केमिस्ट्री, आप इसको डिटेल में और सर्च कर लीजिएगा, मैंने याद करने के लिए ये ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो अगर याद करें तो इसमें बटर रोज से हो गया कैरोलिन बर्टोजी, जो है वो बटर रोज से इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए, बर्टोजी से बटर रोज, तो कैरोलिन बर्टोजी को याद कर सकते हैं बटर रोज से। उसके बाद बैरी शार्पलेस को याद कर सकते हैं शार्प से। बैरी बैरी शार्प से याद कर सकते हैं बैरी शार्पलेस को। ठीक है, दूसरे ये वैज्ञानिक हो गए। और तीसरे हैं केमिस्ट्री के लिए जिनको मिला है, ये देखिए मेडल। मेडल से याद कर सकते हैं मॉर्टन मेल्डाल को। मॉर्टन मेल्डाल को याद कर सकते हैं मेडल से। बटर रोज से कैरोलिन बर्टोजी, दूसरा हो गया बैरी शार्प से के बैरी शार्पलेस, और तीसरा हो गया मेडल से मॉर्टन मेल्डाल। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के लिए, इनको क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है अवार्ड। ये जो क्लिक केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स के लिए मिला था, वो मिला था आपका किसके लिए, था क्वांटम फिजिक्स के लिए। दूसरा मिला है केमिस्ट्री के लिए, तो उनको मिला है क्लिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, बटर रोज खाकर वेरी शार्प हो गया, उससे केमिस्ट्री में सही क्लिक से मेडल मिल गया, यानी उसने सही सही आंसर क्लिक किया, उससे मेडल मिल गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। जो मिला है फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए, यानी चिकित्सा क्षेत्र में जो मिला है, वो स्वाति पैबो है। स्वाति पैबो, तो इनको याद करने की ट्रिक अगर देख लेते हैं, जैसे इनको सिंगल नेम है तो इनको वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर याद करना हो तो मेडिसिन शांति से पाबो, यानी पाओ। मेडिसिन अगर आपको लेना है तो शांति से, जब अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको मेडिसिन मिलेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो मेडिसिन शांति से पाबो, यानी अगर आपको शांति से हो गया स्वांति, और पाओ से हो गया पाबो, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पाबो, यानी शांति पाबो हो गया मेडिसिन के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अब चलिए याद करते हैं साहित्य के लिए। साहित्य के लिए मिला है एनी एर्नॉक्स को। एनी एर्नॉक्स एक बहुत ही अच्छी लेखिका है, तो इनको लिटरेचर के लिए मिला है। तो चलिए इनको देखते हैं कि कैसे याद रख सकते हैं। लेखक के घर जाकर एनी ने नॉक किया। लेखक के घर जाकर एनी ने नॉक किया, यानी कोई घर पे आया, लेखक है, यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड है, तो मैंने लेखक लिख दिया है। लेखक के घर जाकर एनी, एनी मतलब हो गया एनी, और नॉक से हो गया अर्नॉक्स, ये नॉक से हो गया अर्नॉक्स। ठीक है, तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, लेखक के घर जाकर एनी ने नॉक किया। या फिर अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें, एनी वन नॉक एट द डोर फॉर लिटरेचर। लिटरेचर लिटरेचर से हो गया लिटरेचर, और एनी से हो गया एनी, और नॉक से हो गया एर्नॉक्स। तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं और हिंदी में भी याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। ठीक है, तो आपका लिटरेचर के लिए ये हो गई। उसके बाद अगला देखते हैं, जो मिला है पीस के लिए प्राइज, जो शांति पुरस्कार मिलता है, उसके लिए 3 लोगों को मिला है। एलिस बियालात्स्की को मिला है शांति के लिए पुरस्कार, और मेमोरियल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूस की है। रूस और यूक्रेन के वार इस टाइम बहुत चल रहे हैं, तो उसमें शांति के लिए जिन लोगों ने कार्य किया है उसको मिला है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है रसिया की, ये मेमोरियल है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये है यूक्रेन की। तो यूक्रेन और रसिया में जो वार चल रहा था, आप लोगों ने बहुत न्यूज़ में सुना होगा, तो उसके लिए इन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने शांति के लिए बहुत कार्य किया है। तो उसके लिए इन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है, यूक्रेन की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको याद करने की ट्रिक। एलिस, एलिस से हो गया एलएस, और बियलात्स्की याद कर सकते हैं, ये बहुत ही प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत अटपटा सा है, लेकिन आप एलिस से याद कर सकते हैं, एलिस से। ठीक है, और रूस में डर्टी क्रेन, तो एलिस रूस में डर्टी क्रेन, रूस में हो गया मेमोरियल, और डर्टी क्रेन से हो गया लिबर्टी। ठीक है, एलिस से हो गया एलिस, रूस में है मेमोरियल, रूस को याद किया जाता है, मेमोरियल किया जाता है। मेमोरी, जैसे कि इसको आप और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, मैंने इस तरीके से बनाया क्योंकि मुझे मेमोरियल याद हो रहा था। तो एलिस से हो गया एलिस, रूस से हो गया मेमोरियल, और डर्टी क्रेन से हो गया, डर्टी मतलब हो गया लिबर्टी, ये यहाँ पे लिबर्टी जो है यूक्रेन की, तो लिबर्टीज जो है उससे हो गया डर्टी, और क्रेन से हो गया यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो आप जैसे पूछ सकते हैं कि ये जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है वो कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप बता सकते हैं ये है यूक्रेन की। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो रूस की मेमोरियल कंपनी है उसको मिला है शांति पुरस्कार, और एलिस जो है पर्सन है उनको मिला, ये बेलारूस के हैं, बेलारूस, ये बेलारूस के हैं, जिन्होंने मानवाधिकार के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है, उसके लिए इनको मिला है शांति पुरस्कार। तो एलिस रूस में डर्टी क्रेन से शांति लाई गई, यानी शांति के लिए मिला है तो शांति लाई गई। तो एलिस हो गए बेलारूस के जो है मानवाधिकारी, उन्हें मिला है
शांति पुरस्कार, और रूस के जो मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिला है, और जो यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसको मिला है शांति पुरस्कार। चलिए आगे चलते हैं। यह है द जो आपको बताया था इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला है, बेन एस बर्नानकी को मिला है, और डगलस डब्ल्यू डायमंड को मिला है, और फिलिप एच डाइबिग, इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। इनको मिला है इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा, जैसे कि फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, जो अर्थव्यवस्था में क्राइसिस आते हैं उसके लिए, और बैंकों के लिए इन्हें प्राइज मिला है। बैंक में जो क्राइसिस आते हैं फाइनेंशियल, उसको सही करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसके लिए मिला है आर्थिक पुरस्कार। ठीक है, आर्थिकी नोबेल पुरस्कार। इसको याद करने के लिए देखें तो बिग से हो गया, ये देखिए डाइविग, फिलिप्स डाइविग, फिलिप्स डाइविग हो गई इससे, बिग से। डायमंड से हो गया डगलस डायमंड। ठीक है, आपका ये डायमंड हो गया डगलस डायमंड। और उसके बाद ये हो गया बेन से हो गया ब्रेन। ठीक है, बेन से हो गया ब्रेन, यानी बिग डायमंड की कटाई ब्रेन से होती है। तो बिग से हो गया फिलिप्स डाइविग, डायमंड से हो गया डगलस डायमंड, और ब्रेन से हो गया बर्नानकी। तो आप ये याद कर रख सकते हैं कि इकोनॉमिक साइंस के लिए किन किन को मिला। बिग डायमंड की कटाई ब्रेन से होती है, तो आप तीनों लोगों को याद रख सकते हैं। ठीक है, फिलिप्स डाइविग, बेन बर्नानकी, डगलस डायमंड। ठीक है, तो ये थे हमारे नोबेल प्राइज विजेता जो 2022 में जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैंने न्यूमेरिक ट्रिक्स बताई है, और जो भी मैंने डिटेल बताया है, हिस्ट्री बताई है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में, इससे आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, और साथ में ये भी पता चला होगा कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कब नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र में दिया गया सबसे पहली बार, और किस लिए दिया गया, कौन सा ऐसा बैंक है जिसके वजह से इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया 300वीं वर्षगांठ पे, ये आपको पता चल गया। किनको नोबेल प्राइज मिला है हर क्षेत्र में, ये भी पता चल गया। किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी पता चला। लास्ट में किस क्षेत्र के लिए दिया जाने लगा, अर्थशास्त्र के लिए दिया जाने लगा, ये आपको 1968 में ये भी पता चल गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में पता चला। तो कुल मिला के होलिस्टिक तरीके से मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा अभी तक मेरा वीडियो, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं। तो आप भी अपनी टिप्स शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।